नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है वो आपके सामने ये है कि राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था। राजस्थान में पहली बार है वो कॉलेज कहाँ खोला गया था वो आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सोच विचार के अच्छे से आपको इसका क्या देना है भाई, आंसर देना है। बताइए, बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और ये सवाल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फटाफट आंसर बता दीजिए भाई, राजस्थान का पहला कॉलेज है वो कहाँ खोला गया था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से आंसर देना है आपको। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर। बताइएगा। हाँ, तो विजय दांदू ने कहा है कि सर बीकानेर में है। बिल्कुल बीकानेर में आप लोगों ने बताया है। इसके अलावा और कोई बताएगा? चंदाराम जी आप भी बता दीजिए, राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था। राजस्थान का पहला कॉलेज है वो कहाँ पर खोला गया था, सीधा सवाल पूछा है आपसे। हाँ, तो ये वही खोला गया था। ये बीकानेर वाले गलत कह रहे हैं। राजस्थान का पहला कॉलेज खोला गया था अजमेर में। कौन सा कॉलेज था और कब खोला गया था? 1872 में यहाँ पर एक कॉलेज खोला गया था, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की जो नींव रखी गई थी 8 फरवरी 1972 को रखी गई थी। और इस कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। और लॉर्ड मेयो क्या करता है भाई, अजमेर दरबार का आयोजन करता है। कौन सा दरबार लगाता है? अजमेर दरबार लगाता है। और वहां पर वो आने के बाद कहता है कि भाई उस समय के जितने भी शासक थे वो अंग्रेजों के साथ संधियां कर चुके थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोगों की जो भाषा है, शैली है, वो हमारी जैसी होनी चाहिए या फिर हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान इस तरह से होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो काम करेगा वो करेगा शिक्षा। और इसके तहत उन्होंने क्या लगाया था, अजमेर में दरबार लगाया था। और यहाँ पर कहते हैं कि अजमेर दरबार के अंदर राजपूताना के जितने भी शासक थे उनको बुलाया था। बुलाया किसको नहीं था? कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब ये दरबार लगाया जाता है तो यहाँ पर दो चेयर होती है, एक होती है जयपुर वालों की और एक होती है उदयपुर वालों की। और इसके पीछे रख दी जाती है जोधपुर वाले शासक तख्त सिंह की जो कुर्सी रख दी जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं तख्त सिंह और इस दरबार को छोड़कर चले जाते हैं। तो केवल शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये कहोगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या है देखो, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जिला है जो इसबगोल के लिए या इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से सोच के जवाब देना है। बता दीजिए भाई। पॉलिटी विद लखानी सर, गुड इवनिंग। बताइएगा भाई। पाली, जालोर, झालावाड़ या फिर बूंदी। सवाल क्या पूछा है? कृषि से रिलेटेड आपसे पूछा है। फटाफट आंसर बता दो भाई। सवाल सीधा है और बेहतरीन आंसर है और सोच के आपको इसका क्या देना है भाई, जवाब देना है। फटाफट आंसर बताओ। लगानी सर क्लास देख रहे हैं और कुछ समय के लिए थोड़े बिजी हैं, लेकिन क्लास देख रहे हैं। आने वाले आपके बीच में थोड़े दिनों बाद में लाइव सेशन इनका शुरू होने वाला है। तो बताओ भाई, राइट आंसर क्या है? पूछा कौन सा गोल है? इसब गोल है, बताओ। हाँ, तो देखो भाई, इसबगोल सर्वाधिक होता है जालोर में। अब आपको तीन चार बातें याद रखनी है कि इसबगोल को हम लोग कहते हैं घोड़ा जीरा। कैसा जीरा कहते हैं भाई? घोड़ा जीरा कहते हैं। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो इसबगोल है या घोड़ा जीरा है, ये किस मौसम की फसल है? तो आप कहोगे भाई यह रबी की फसल है। किसकी फसल है भाई? रबी की फसल है, बिल्कुल रबी की फसल है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसबगोल मंडी कहाँ पर है। तो इसबगोल मंडी के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इसबगोल मंडी है सुमेरपुर के अंदर। और सुमेरपुर कहाँ पर है? पाली के अंदर है। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि भाई ये जो इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो आपको बताना है, इसबगोल अनुसंधान केंद्र। तो इसबगोल अनुसंधान केंद्र जब भी आपसे पूछे तो आप कहोगे सर मंडोर के अंदर है। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? इसबगोल के बारे में। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है भाई आयुर्वेद सेक्टर में। इसका उपयोग होता है दवाइयां बनाने के लिए, इसका उपयोग होता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है भाई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है ये देखो,
हाँ, तो अर्जुन कह रहा है कि सर हमारे उधर होता है, आपको चाहिए तो बता देना। बिल्कुल, जब चाहिएगा तब बता देंगे, हालांकि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बताना है कि रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है, ठीक है, और रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने स्तंभ है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ भाई। अच्छा सवाल पूछा है, बताइएगा भाई। 1144, 1111 या 1444? रणकपुर का जैन मंदिर है, और रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने स्तंभ है ये आपको बताना है। अगर आपने राजस्थान के प्रमुख मंदिर आप लोगों ने पढ़े हैं तो आप इसका अच्छे से क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट आंसर बताइएगा भाई। अपने राजस्थान के अंदर पूछा किसका है, रणकपुर मंदिर का पूछा है। कौन से मंदिर का, रणकपुर जैन मंदिर का है, आपको बताना है, बताइएगा। हाँ, कालीमित ब्लॉक लसाड़ियाल, पॉलिटिव विद लखानी सर। हाँ, उमर दराज फिरोजा, इट्स अर्जुन गर्ग, आर्मी नितेश। तो देखो भाई 1444 खंबे हैं। अब आपको ये याद रखना है कि ये रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है। पहला सवाल तो ये पूछ ले, बताओ भाई ये कहाँ पर है, तो आप कह देना कि सर ये पाली जिले में। कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो पाली जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है मदाई नदी, और इस मंदिर का एक उपनाम पूछा जाता है। तो इस मंदिर को कहा जाता है, उपनाम मतलब क्या है, इसको कहा जाता है स्तंभों का वन। स्तंभों का क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। और ये 1444 पिल्लर है, खंबे हैं, उनको इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी एकदम सेम डायरेक्शन में नहीं है। आप यूं देखोगे तो 1444 है वो एक दूसरे से क्या है भाई, एकदम सीध में नहीं है। ये मतलब ये याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर के बारे में बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि इसका निर्माता कौन था। तो इसका निर्माता था एक जैन सेठ जी थे जिनका नाम था धरणक शाह। और फिर आपसे पूछा जाएगा इसका वास्तुकार कौन था। ये सवाल सारे पूछे गए। तो आप कहोगे सर वास्तुकार थे देपाक। कौन से पाक, देपाक। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई ये जो मंदिर है इसके वास्तुकार देपाक थे और ये किससे निर्मित है। तो यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो मंदिर है सफेद संगमरमर से निर्मित है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ये जैन मंदिर है लेकिन जैन मंदिर में भी ये समर्पित किसको है। तो ये किसको समर्पित है, अगर ये आपसे सवाल पूछे तब आपको क्या ध्यान देना है कि सर यह आदिनाथ को समर्पित है। किसको, आदिनाथ को समर्पित है, क्योंकि आदिनाथ के यहाँ पर क्या कैसा मंदिर है भाई, चौमुखा, 4 मुंह वाले आदिनाथ है, 1 2 3 4 पीछे से, इस प्रकार से। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। स्तंभों का वन कहते हैं इसको। और ये सारे सवाल है जो आपके पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। तो इसको स्तंभों का अजैबघर भी कहा जाता है, स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में अगर एक मंदिर के सर्वाधिक पिल्लर अगर किसी के स्तंभ है तो वो इसी मंदिर के। अगला सवाल देखिएगा, लांगुरिया गीत का संबंध है वो किस देवी से है। तो अपने राजस्थान में एक गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत, और लांगुरिया गीत का संबंध है वो किस लोक देवी से है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइएगा भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ। हाँ, तो सवाल ये पूछा है लांगुरिया गीत का संबंध है कैला देवी से, शिला देवी से, करणी माता से या रानी सती से। तो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। और इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल है कि इसका आंसर तो उम्मीद करता हूं कि आप सब देख सकते हैं। तो बताइए भाई, अपने राजस्थान के अंदर एक गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत, किसकी याद में गाया जाता है। तो बताओ भाई, अच्छा सवाल है, ये सवाल पहले पूछा गया है। बताओ 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 बताओ। वेरी गुड। तो याद रखना है आपको कि सर ये इसका राइट आंसर है वो कौन सी देवी है, कैला देवी है। अब देखो कैला देवी है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कैला देवी के बारे में अच्छे अच्छे सवाल जो मैं यहाँ पे खींच के लेके आ रहा हूँ। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो करौली में। और कौन से पर्वत पर है, तो त्रिकूट पर्वत पर। ध्यान रखना, त्रिकूट पहाड़ी पर तो जैसलमेर का किला है, और त्रिकूट पर्वत पर किसका है भाई, करौली है ना, करौली, करौली। आगे बात करूं इस मंदिर के बारे में, तो 3-4 बातें और याद रखनी है कि भाई ये जो है वो किसका अवतार मानी जाती है, तो अंजना माता का अवतार मानी जाती है। अंजना माता का अवतार मीन्स क्या हुआ, हनुमान जी की माता का अवतार मानी जाती है। फिर इसके बारे में आपको ये याद रखना है, इसके बारे में कैला देवी के बारे में एक बढ़िया सवाल ये पूछा जाएगा
जो आपको ये याद रखना है कि भाई कैला देवी है, इनका मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो नदी का नाम है भाई काली सील नदी। कौन सी नदी है भाई? काली सील नदी। फिर आपको ये याद रखना है कि बताओ भाई यहाँ पर छतरी किसकी बनी हुई? बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर छतरी बनी हुई है भगत बोहरा की। भगत बोहरा की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। उसके बाद आपको याद रखना है कुलदेवी किसकी है? तो ये भी याद रखना है, कुलदेवी है भाई अग्रवाल ब्राह्मणों की, या अग्रवालों की कुलदेवी है। अग्रवालों की क्या है? ये कुलदेवी है। फिर आपसे पूछा जाएगा मंदिर का निर्माता कौन था? तो मंदिर का बिल्डर या इन्हीं मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहोगे सर गोपाल सिंह। और गोपाल सिंह इस मंदिर का क्या करवाते हैं भाई? निर्माण करवाते हैं। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई यहाँ पर मूर्ति स्थापना किसने की थी? कैला देवी की जो मूर्ति स्थापना करते हैं उनका नाम था साधु केदारगिरी। क्या नाम था भाई? साधु केदारगिरी थे। और केदारगिरी जी ने यहाँ पर मूर्ति की क्या की थी? स्थापना की थी। एक जो मोस्टली सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाई चैत्र महीने में। और चैत्र महीने में भी कब लगेगा? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। और इस मेले को हम लोग कहते हैं लक्खी मेला। कैसा मेला कहा जाता है भाई? लक्खी मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे सीधे सीधे सवाल है जो आपको पढ़ के जाने हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि सवाल के आसपास ही आपको अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। तो सारे करण अपने कैला देवी से रिलेटेड है। बाकी कैला देवी का मंदिर कहाँ पर? शिला देवी का मंदिर आमेर में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। और रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। कहाँ पर है भाई? झुंझुनू में। तो एक एक सवाल को जब ऑप्शन देख के अपन अगर करते हैं तो कोई भी सवाल अपना क्या नहीं होता है भाई? गलत नहीं होता है। अगला सवाल है ये वाला। एक पुरस्कार है जिसका नाम है अमृता देवी पुरस्कार। और अमृता देवी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई ये आपको बताना है। सॉरी, अमृता देवी पुरस्कार का संबंधित क्षेत्र है। तो अमृता देवी पुरस्कार है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है। महिला शिक्षा है, नारी सशक्तिकरण है, या फिर वन्य जीव संरक्षण है। तो पूछा किसका है? पूछा आपसे है कि भाई एक पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है अमृता देवी पुरस्कार। तो अब आपको बताना है कि अमृता देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा सवाल पूछा गया है, बताइएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने और सोच समझ के इसका आंसर देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा पुरस्कार है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो भाई ये जो पुरस्कार है वन संरक्षण से रिलेटेड है। और अमृता देवी पुरस्कार है वो राजस्थान में पर्यावरण क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान में पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये वाला, सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर आपको ये याद रखना है कि ये जो अमृता देवी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप कह देना कि सर इसकी शुरुआत होती है 1994 यानी 1994 में। और ये प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था एक व्यक्ति थे गंगाराम बिश्नोई। गंगाराम बिश्नोई कहते हैं कि वन्य जीवों की रक्षा करते हुए गंगाराम बिश्नोई वन्य जीवों की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। ये याद रखना है, गंगाराम बिश्नोई। फिर आपको याद रखना है कि इसमें पुरस्कार फलस्वरूप कितनी राशि दी जाती है। तो देखो पुरस्कार राशि अगर आपसे पूछे, पुरस्कार राशि, तो पुरस्कार अगर किसी संस्था को दिया जा रहा है तो संस्था को तो दिया जाता है 1 लाख। कितना लाख? 1 लाख। और अगर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है तो आप कहोगे कि अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति को अगर यह पुरस्कार दिया जा रहा है तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और कंबल जो है उनको भेंट स्वरूप की जाती है और 50,000 दिए जाते हैं। तो व्यक्ति को कितने दिए जाते हैं? 50,000। संस्था को कितने दिए जाते हैं? 1 लाख दिए जाते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल बढ़िया है, ये वाला सवाल है। देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 30 मार्च, 30 जनवरी या 5 जून? तो सवाल ये पूछा है कि अपना राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ भाई। सोमन सोनू, अर्जुन गर्ग, आर्मी। बताओ भाई। सोनू मीणा, ललिता रेणीवाल, चंदाराम, नितेश, अरविंद चौहान। फटाफट आंसर बताओ। राजस्थान दिवस है वो हम लोग कब मनाते हैं?
अच्छा सवाल पूछा है आपसे, किससे रिलेटेड? राजस्थान दिवस से रिलेटेड। और ये सवाल अच्छे से आपको इसका आंसर भी देना है, अच्छे से जवाब देना है आपको। सीताराम स्वामी, टोनी भाटी, सोनू सुमन, नितेश, और बताओ भाई, माधुरी भार्गव। अरे भाई इतना अच्छा सवाल दिया है, इसका भी आप लोग अगर गलत करोगे तो फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। क्या होने वाला है? गड़बड़ होने वाला है। इतना बढ़िया सवाल दिया है। बताओ बताओ बताओ। एकीकरण का एक चरण होता है जिसका नाम होता है कौन सा चरण? चौथा चरण। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। 30 मार्च 1949 को क्या होता है भाई? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? तो इस दिन इसलिए मनाया जाता है, तो इस दिन एक तो होती है अपने जोधपुर प्लस जयपुर प्लस बीकानेर प्लस जैसलमेर, इनका राजस्थान में क्या हो जाता है भाई? विलय हो जाता है। और इसी दिन कहते हैं कि ये जो बनता है इसको कहा जाता है वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान का गठन हो जाता है और वृहद राजस्थान में बड़ी बड़ी 4 रियासतें राजस्थान में मिल जाती है। तो ये प्रतीत हो जाता है कि भाई अब राजस्थान तो बनेगा और सिर्फ बनेगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो राजस्थान वृहद राजस्थान बना था, इसकी राजधानी कहाँ बनाई? तो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि भाई राजधानी जयपुर को दे दो, ठीक है दे दी। फिर आपसे पूछा जाएगा राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मान सिंह को बनाया गया था, सवाई मान सिंह। मान सिंह सेकेंड जो कहाँ के थे? जयपुर के थे। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को। और अपने भोपाल सिंह जी थे, ये कहाँ के थे भाई? भोपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा पीएम यानी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आप कहोगे सर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इस चरण का सवाल ये पूछा जाएगा, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता के बारे में जब भी आपसे पूछे तो जिनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वो यहाँ पर आते हैं, जिनको सरदार पटेल और लोह पुरुष भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं भाई? आते हैं। ये आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? 30 मार्च 1949 को जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी उनके बारे में। फिर आगे देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि सवाल बेहतरीन सवाल है। देखो सवाल है ये, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? अपने राजस्थान में एक मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर। कहाँ पर है? बीकानेर में, नाथद्वारा में, पुष्कर में या जयपुर में? सोच समझ के इसका आंसर देना है आपको, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर क्या होते हैं भाई, जो सोचते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो सोच नहीं सकते। तो फटाफट आंसर बताओ। ये मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोच के जवाब देना। तो बीकानेर, नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर। बताओ भाई, सोच के जवाब बताओ। सवाल ये पूछा है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा भाई, सोच के बताना है। और मैं बता दूं पहले ही, गलत नहीं बताना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोगों में से कईयों ने कहा कि सर बी सही है, वेरी गुड। और कईयों ने कहा कि सर सी सही है। लेकिन बात राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की हो रही है और आपको इसका जवाब एकदम सीधे सीधे देना है। ज़्यादा वो ये टफ वाला सवाल भी नहीं है ऐसा कि आप लोग इसका आंसर नहीं दो। तो देखो भाई, वेरी गुड, आप लोगों ने बढ़िया बताया है कि सर ये पुष्कर में है, पुष्कर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1844 में। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1844 में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके निर्माता कौन थे? बढ़िया सवाल है। देखो तो इसके जो निर्माता आपसे पूछे जाएंगे तब आप कहोगे सर इसके निर्माता थे सेठ पूरणमल। कौन थे भाई? सेठ पूरणमल थे। सेठ पूरणमल जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह किसका मंदिर है? तो विष्णु और किसका मंदिर है भाई? विष्णु और लक्ष्मी, भगवान विष्णु प्लस लक्ष्मी किस पर सवार है भाई? सिंह पर सवार है। ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की शैली पूछी जा सकती है। इस मंदिर की क्या पूछी जा सकती है? शैली पूछी जा सकती है। तो राजस्थान में द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है ये। और
सवाल ये पूछा जाएगा कि यह जो मंदिर है इसकी जो आकृति है वो कैसे है, गोपुरम के समान है। गोपुरम जो दक्षिण भारत में मंदिर होते हैं टावर नुमा, उनके जैसी है। और राजस्थान का अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है तो ये वाला ही मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। किसके बारे में याद रखनी है, रंगनाथ जी के मंदिर के बारे में याद रखनी है जो कहाँ पर है, पुष्कर में है ना भाई। आगे बात करते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो है ना, देख के और सोच विचार के आपको आंसर देना है। सवाल है ये वाला, देखो संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ। तो एक संत थे जिनका नाम था संत धन्ना, और संत धन्ना का जन्म होता है वो कौन से जिले में होता है वो आपको बताना है कि झालावाड़ में हुआ, टोंक में हुआ, चूरू में हुआ या फिर नागौर में हुआ। पूछा किसका है प्रभु, संत धन्ना का जन्म पूछा है। फटाफट आंसर बताओ, संत धन्ना का जन्म कहां पर होता है। आंसर बताना है आपको, केवल और केवल क्या बताना है भाई, आंसर बताना है। और ये जो सवाल है कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर क्या कर देते हैं भाई, आप लोग कहते हो कि सर डापा चूक कर देते हैं। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है, संत धन्ना का जन्म। हाँ, तो संत धन्ना का जन्म होता है भाई टोंक जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है धुवन गांव। धुवन गांव का में इनका मंदिर है। अब देखो संत धन्ना के बारे में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के वो संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे, तो ये कहाँ चले गए थे, राजस्थान को छोड़कर ये चले गए थे बनारस। इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा, गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे भाई रामानंद। एक सवाल जो इनके बारे में बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, कहते हैं कि ये जाट थे। क्या थे भाई, ये जाट थे। और उसके बाद आपको याद रखना इनका एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। राजस्थान में कौन सा आंदोलन, भक्ति आंदोलन के ये क्या थे भाई, प्रवर्तक थे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये निर्गुण संत थे। कैसे संत थे, निर्गुण संत थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और इनकी रचना पूछी जाएगी, तो इनकी रचना क्या है, तो धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की आरती। उसके बाद आपको ये भी याद रखना इनके बारे में एक सवाल कि बताओ भाई धन्ना जी का पैनोरमा कहाँ पर है, धन्ना का पैनोरमा। तो इनका जो पैनोरमा बना हुआ है ना भाई, वो बना है धुवन गांव में। और धुवन गांव कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था टोंक जिले में। और इनके जो अनुयायियों की जो मंडली थी, इनके अनुयायी होते हैं, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, परमहंस मंडली कहा जाता है। कौन सी मंडली, परमहंस मंडली कहा जाता है इनके शिष्यों को या फिर इनके अनुयायियों को। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो एक चीज और याद रखनी है संत धन्ना के बारे में। कहते हैं कि संत धन्ना के खेत से अगर कोई किसान मिट्टी लेकर जाता है अपने खेतों में डालता है, तो उनकी जो बंजर भूमि में भी क्या होता है, अनाज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। तो ये सारे सवाल है जो आपको किसके बारे में याद रखना है भाई, संत धन्ना के बारे में याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछ रहा है सवाल, ध्यान से देखना है भाई और ध्यान से आंसर देना है। देखो सवाल है ये, हाँ, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, भीलवाड़ा, कोटा, पाली या फिर ब्यावर। तो सवाल बहुत बढ़िया है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। कितने सवाल है आपके सामने, चार, एक सवाल है, चार ऑप्शन है, फटाफट बताओ भाई। पैदावार अच्छी होती है, बहुत बढ़िया। तो बताओ भाई, एकदम सटीक सवाल पूछा है, इतना टफ लेवल का सवाल भी नहीं पूछा आपसे कि आप नहीं बता पाओ। हाँ, सीताराम स्वामी, नीतीश, महेंद्र परमार, संगीता परियार, सोनू मीणा, CH कालीभीत, बिल्कुल भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा को ध्यान रखना टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी, और अब्रक नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी। या फिर अब्रक नगरी की जगह अगर आपसे पूछे कि माइका सिटी, माइका अब्रक कोई कहते हैं, माइका सिटी किसको कहा जाता है, तो अब्रक को कहा जाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसको वस्त्र नगरी कहा जाता है, और राजस्थान में
वस्त्र निर्माण की सर्वाधिक इकाइयां, वस्त्र निर्माण की सर्वाधिक अगर इकाइयां यानी सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। ये आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर यहाँ पर कहते हैं टेक्सटाइल सिटी, क्योंकि यहाँ पर वस्त्रों का निर्माण होता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, इसके लिए ये आपको याद रखना है। 4 उपनाम या फिर 5 जो ये लाइनें हैं, जो पांचों के पांचों आपके एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? तो एक संस्थान है जिसका नाम है जैन विश्व भारती, और ये कहां पर है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है और गजब का सवाल पूछा जाता है, बताओ भाई। सुभाष जानी, संगीता परियार, अर्जुन गर्ग, बीएसएफ भावना थवलेसा, चंदाराम, अनिल शर्मा, बताओ भाई। तो जैन विश्व भारती पूछा है, अच्छा सवाल है, कोई इतना भारी है नहीं पढ़ने वाले के लिए, तो बताइएगा। हाँ, तो आप लोग कह रहे हो कि सर कहाँ पर है? लाडनू, लाडनू नागौर में ना। जैन विश्व भारती कहाँ पर है? लाडनू नागौर में है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और वनस्थली विद्यापीठ तो है टोंक में, और ये कहाँ पर है? नागौर में। और मेयो कॉलेज कहाँ पर है? तो मेयो कॉलेज है अजमेर में। फिर आपसे पूछा जाएगा, एक कॉलेज है जिसका नाम है महाराजा कॉलेज, और एक कॉलेज है जिसका नाम है महारानी कॉलेज, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। ये कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखो। अगला सवाल ये है, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक किसकी है? तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किस जनजाति की है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर बताओ भाई। 4 ऑप्शन है, सोच के बताना है कि राजस्थान के अंदर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन पूछी है, जनजातीय जनसंख्या पूछी है, और पूछी किसकी है भाई? सर्वाधिक पूछी है। तो फटाफट आंसर बताओ कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले की है? 4 ऑप्शन, सॉरी, कहाँ किसकी है? हाँ, गरासिया, मीणा है, भील है, उसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो फटाफट आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। हाँ, तो आप लोग कह रहे हो कि सर ये कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। बिल्कुल, मीणा जनजाति के बारे में याद रखना है। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। और राजस्थान के किस भाग में निवास करती है? तो राजस्थान के भाग का अगर पूछे तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, पूर्वी राजस्थान में। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है मीणा जनजाति के बारे में कि मीणा जनजाति का जो एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है भाई? मीणा पुराण। और मीणा पुराण किसने लिखा था? तो मीणा पुराण लिखा था मुनि मगन सागर ने। किसने लिखा था भाई? मुनि मगन सागर ने लिखा था। फिर आपसे पूछा जाएगा, मीणा 2 भागों में डिवाइड है, और कौन कौन से भागों में है? तो एक मीणा है जो है चौकीदार मीणा, और एक मीणा है वो कौन से भाई है? जमींदार मीणा। कैसे मीणा है? जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, 2 भागों में ये क्या है भाई? डिवाइड है। कौन है भाई? मीणा जनजाति। अब आगे याद रखना है मीणा जनजाति के बारे में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे तगड़े तगड़े, याद रखना है कि मीणा जनजाति के लोग मछली का मांस नहीं खाते हैं। जो मछली होती है, मछली का मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और आगे बात करूं इनके बारे में तो आपको ये याद रखना है कि इनकी मुनि मगन सागर ने इनकी कुल कितनी गोत्र बताई है भाई? 5200 गोत्र बताई है। कितनी? 5200 इनकी क्या बताई है? गोत्र बताई है। फिर आपको इनके बारे में क्या याद रखना है कि मीणा जनजाति है, ये मीणा जनजाति में कहते हैं कि बहन के पति का महत्व होता है। बहन का जो पति होता है उस पति का विशेष महत्व होता है, यानी फूफा जी और जीजा जी का विशेष महत्व होता है, इनका विशेष आदर दिया जाता है। फिर आप भी पूछा जाएगा मीणाओं का प्रयागराज कहाँ पर है? तो मीणाओं का प्रयागराज अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर मीणाओं का प्रयागराज है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? रामेश्वरम में है। और रामेश्वरम कहाँ पर है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। फिर आपको इसके बारे में एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती है। एक तो चंबल मिलती है, एक चंबल में आकर मिलती है बनास, और एक बनास में आकर कौन सी नदी मिलती है भाई? शीप नदी मिलती है।
फिर आपको ये भी याद रखना है मीणा जनजाति के बारे में। क्या याद रखना है? मीणा जनजाति के आराध्य देवता कौन से हैं? मीणा जनजाति के आराध्य देवता, या फिर मैं अगर कहूं कि मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति के एक देवता है जिनका नाम है बुज देवता। तो मीणा जनजाति के देवता है एक जिसका नाम क्या है भाई? बुज देवता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीणा जनजाति के लोग होते हैं वो ओबरी बनाते हैं। ओबरी क्या होता है भाई? तो अनाज रखने का क्या होता है भाई? एक पात्र होता है, अनाज रखने का जो संग्रह करने का एक पात्र होता है, उसको ये लोग कहते हैं ओबरी। फिर आपको याद रखना है मीणा जनजाति के लोग होते हैं वो किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर क्या नहीं बोलते हैं? भूरिया बाबा है, और भूरिया बाबा की कसम खाकर क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है किस जनजाति के बारे में? मीणा जनजाति के बारे में। आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल को देखते हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट पहले तो लाइक कर दो भाई, है ना। फिर देखो अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछा है कि यहाँ पे देखो पाटोली वाले बाबा नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर है पटरी वाले बाबा। पटरी वाले बाबा के नाम से कौन जाना जाता है वो आपको बताना है। तो बताइए भाई, पटरी वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? किरोड़ी सिंह बैसला, रमन, किरोड़ी लाल मीणा या प्रवीण सुल्तान? तो फटाफट आपको आंसर देना है कि पटरी वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं, बताओ भाई। अच्छा सवाल पूछा है पटरी वाले बाबा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोच के आपको इसका क्या देना है? जवाब देना है। तो बताइएगा भाई, सवाल एकदम सीधा और एकदम सटीक सवाल है। हाँ देखो भाई, सुमन सोनू ने आंसर दिया है, उसके बाद उससे पहले माधुरी भार्गव ने, उमर दराज, फिरोजा ने। हाँ तो आप लोग कह रहे हो सर बिल्कुल, इसका राइट आंसर है किरोड़ी सिंह बैसला। किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जरों को स्पेशल कोटा दिलाने के लिए ट्रेनों को रोका था और अपने आंदोलन के तहत अपनी मांगे मंगवाने का प्रयास किया था, इसलिए इनको पटरी वाले बाबा कहा जाता है। तो देखो, रेल वाले बाबा या पटरी वाले बाबा इनको कहा जाता है। पटरी वाले बाबा इनको कहा जाता है, तो आपसे पूछे रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो रेल वाले बाबा कहा जाता है भाई किशन लाल सोनी को। किसको कहा जाता है भाई? किशन लाल सोनी को कहा जाता है रेल वाले बाबा। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई हमारे राजस्थान में पानी वाले बाबा किसे कहा जाता है? पानी वाले बाबा कहा जाता है, वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह राठौड़ को। राजेंद्र सिंह राठौड़ को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पर अपने टाइगर मैन ऑफ राजस्थान या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर कैलाश सांकला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश सांकला को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को याद रखना है, कहा जाता है भाई, है ना। आगे देखिएगा और अगला सवाल है ये वाला। आपने ये भी देखा और ये भी देखा, आपने इसको नहीं देखा और इसको नहीं देखा, मतलब आपने सवाल देखते ही आपके दिमाग में किरोड़ी छपा हुआ था, लेकिन पीछे नहीं छपा हुआ था कि मीणा साहब का पूछा जा रहा है या फिर बैसला साहब का पूछा जा रहा है। तो देखो सवाल इस प्रकार से भी क्या होते हैं भाई, गलत होने की पूरे चांस रहते हैं। जो आप करते हो यहाँ पे, जो आप गलतियां दोहराते हो, एग्जामिनेशन सेंटर में या पेपर आपका हाथ में हुए तब इन गलतियों को नहीं दोहराना है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टूडेंट हो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, परीक्षा में देते समय हमारे ऊपर एक ऐसा प्रेशर होता है कि बाहरी जो लोग होते हैं या बाहर से जो व्यक्ति होते हैं, एग्जाम देने से पहले या एग्जाम देने के बाद, बाहर आने के बाद जो प्रवचन देते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं। हमें ये सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन करते हैं, एक तो है और एक है नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और 100 में से 15 लड़के ऐसे होते हैं जहां नहीं है वहां है कर देते हैं, जहां है वहां नहीं है कर देते हैं। ये होता है क्योंकि एग्जाम में बैठने वाला ही अपने दिमाग के ऊपर जो लोड होता है 2 घंटे वाला, 3 घंटे वाला, वही समझ पाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ।
बाहर आने के बाद तो हमें भी पता चलेगा कि यार हमारा बहुत बढ़िया पेपर था, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। अक्सर आप लोग गोला भरते हुए OMR में, तो आपने सवाल तो सही किया था, बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन में आपने गोला कर दिया था, लेकिन आपने गलती से बी वाला ऑप्शन ठोक दिया नीचे, क्योंकि आपका ध्यान पूरा था, लेकिन ध्यान पूरा होते हुए भी मन आपका एकाग्र नहीं था, उसके कारण ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, कई बार अपने एग्जाम में, सिलेक्शन में, या फिर अपने दिमाग को सकारात्मकता के तौर पर आप रखोगे तो आपका हो जाता है। तो अगला आप देखिए, सवाल पूछा जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो भाई, राजस्थान में महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा अगर खेल पुरस्कार है तो वो महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार है, ये याद रखना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, कौन सा है? खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली सामोद, जयपुर अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो बताइएगा भाई, सवाल बढ़िया है, सीधे से आपको आंसर देना, बताइए भाई। हाँ, हो जाएगा, 110 है आपके, निश्चित रहो, है ना। 110 प्रश्न ही बचे हैं। बताओ भाई, सवाल ये पूछा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल पूछा है, अब बताओ हेरिटेज होटल कौन सा है? वेरी गुड। तो जिन्होंने सोनू मीणा, चंदाराम, उमरदराज, फिरोजा, संगीता परियार, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। इसका राइट आंसर है वो कौन सा है भाई? अजीत भवन पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और ये भारत का पहला कैसा है भाई? हेरिटेज होटल है। कैसा होटल है? हेरिटेज होटल है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है, ये भी याद रखना। अजीत भवन पैलेस सर्किट हाउस जोधपुर के पास बना हुआ है, रातानाडा के अंदर। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान में क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है, वो आपको बताना है। फटाफट आंसर बता दीजिए भाई। 4 ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, या फिर मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड। तो सोच के अच्छे से आपको जवाब ये देना है कि अपने राजस्थान के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। बताओ। नितेश, सुमन, सोनू, संगीता परियार, माधुरी भार्गव, आंसर बताओ भाई। और कौन बताएगा? सवाल ये पूछा है कि देखो, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसके बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार। सवाल में डिफरेंटिटी है, थोड़ा सा समझने का आपको यहाँ पे पड़ेगा कि सवाल क्या पूछा है। अनिल शर्मा चिड़ावा, माधुरी भार्गव, नितेश, अब देखो, वेरी गुड। तो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मथुरा दास माथुर अवार्ड है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और राजस्थान का सर्वोच्च खेल रत्न है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजस्थान का, वो कौन सा भी? सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो वो आपका ये वाला है। फिर आपको ये भी याद रखना है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये राजस्थान के जो कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो चारों बातें हैं आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप लोग कह रहे हो जो सही है बिल्कुल, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है राजस्थान में क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देखिए, अच्छा सवाल ये है, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला? तो कौन से वर्ष में अपने राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश था? क्योंकि आपको ये पता होगा, जब राजस्थान का एकीकरण होता है तब राजस्थान में 19 रियासतें थी, बिल्कुल 19 रियासतें। 19 रियासतों में भी देखो, 16 तो राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी और 1 मुस्लिम रियासतें थी। ये तो आपको इसके बारे में याद रखना है। और उसके बाद 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था वो आपको बताना है, अजमेर था। लेकिन ये पूछा है कि इसका विलय अपने राजस्थान में कब होता है, ये सवाल आपसे पूछा है। फटाफट आंसर बताओ भाई। अच्छा सवाल है, एकदम सीधा सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा है। ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार क्या होता है, गलत होता होता सही हो जाता है, सही होता होता क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। तो बता दो आपको
इसका राइट आंसर क्या है भाई? आप लोग कह रहे हो कि सर इसका राइट आंसर है वो है द 1956। बिल्कुल 1 नवंबर 1956 के दिन क्या होता है भाई? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में एकीकरण होता है और इसी दिन कहते हैं कि राज्यपाल का पद बनाया जाता है, राज्यपाल का पद बनाया जाता है। और राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं कौन भाई? गुरुमुख निहाल सिंह। कहते हैं कि ये जो अजमेर था, इस अजमेर में पहले एक विधानसभा थी। कैसी सभा थी? अजमेर में क्या थी? विधानसभा थी। और उस विधानसभा की सीटें पूछी जाती है और विधानसभा का नाम पूछा जाता है, जिसका नाम था धारा सभा। और धारा सभा में कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और अजमेर का उस समय जब एकीकरण हुआ था, उससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री था, तो वो कौन थे? या तो वो थे भाई हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। तो राजस्थान का पहला जो एकीकरण का ये अंतिम चरण भी था। कैसा चरण था? एकीकरण का अंतिम चरण। एकीकरण का कौन सा चरण? अंतिम चरण। सारी बातें आपको क्या रखनी है भाई? एक एक करके याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये गया, ये आया। राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा है आपसे कि हमारे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य पशु बताना है। बता दो भाई। आपको याद होगा कि हमारे राजस्थान का कैसा पशु, राज्य पशु कौन सा है? 4 ऑप्शन है। भालू भी है, चिंकारा भी है, चीता भी है और शेर भी है। और पूछा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु पूछा है। फटाफट आंसर बता दो भाई। गुणमाला मेघवाल, सुमन सोनू, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा, नितेश संगीता परिहार। बताओ भाई। सवाल ये पूछा है। अशोक कुमार, सोनू मीणा, उमर दराज, फिरोजा। सवाल ये पूछा है कि अपने राजस्थान के अंदर क्या पूछा है भाई? राजस्थान का प्रमुख या राजस्थान का कौन सा पशु? राज्य पशु। आपको याद होना चाहिए कि हमारा राजस्थान राजस्थान का कौन सा पशु, राज्य पशु कौन सा है? बताइएगा। बढ़िया सवाल पूछा है आपसे। हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो मुझे भी पता था। बताओ बताओ बताओ। राजस्थान का कौन सा पशु पूछा है? राज्य पशु पूछा है। राजस्थान की अगर जैव विविधता पढ़ते हो आप, राजस्थान के वन वगैरह पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपका ये पूछा जाता है और आपको बताना भी पड़ता है। फिर आप कहते हो अच्छा सर ये तो मुझे आ ही रहा था लेकिन मेरा तो गलत हो गया। तो राजस्थान का राज्य पशु है वो चिंकारा है। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये रीट के अंदर सवाल भी पूछा था। इसका नाम है गजेला बनेटी। गजेला गजेला भी कहते हैं, गजेला बनेटी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना। यह हिरण की एक प्रजाति है, ये याद रखना है ना भाई। सवाल एकदम बढ़िया है, असस के जवाब दे रहे हो है ना। तो अब देखो अगला सवाल है। मैं भी सोचूंगी उसी तरह आप असस के जवाब दो। सवाल ये है, राजस्थान की सबसे बड़ी एक झील है और वो कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताओ प्रभु जी। सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ऑप्शन आपके सामने है, सोच के जवाब देना है। कायलाना भी दे रखा है, राजसमंद भी दे रखा है, नक्की झील भी दे रखा है और जय समंद भी दे रखा है। तो आंसर ये बताना है कि राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइएगा भाई। हाँ, अर्जुन गर्ग, बीएसएफ, सोनू मीणा, माधुरी भार्गव, अनिल शर्मा। बताओ भाई नितेश। सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे बड़ी कैसी झील बतानी है आपको? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कैसी झील? कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब तो आप समझते हो। हाँ, तो बताइएगा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना, राजसमंद, नक्की या जयसमंद? क्या राइट आंसर है इसका? कृत्रिम का मतलब होता है हस्त निर्मित, जो किसी राजा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। वो राइट आंसर है आपका जयसमंद झील, क्योंकि जयसमंद झील है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब देखो सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जयसमंद झील से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं? तो देखो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जयसमंद झील है, इसका निर्माता कृष्णा कौन था? तो इसके निर्माता थे भाई महाराणा जयसिंह। महाराणा
जयसिंह इसका निर्माण करवाते हैं। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की तो है ही है, एशिया की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और अब आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इस पर टापू कितने बने हुए हैं? तो इस पर टापू बने हुए हैं भाई 7 टापू। कितने हैं? 7। और 7 में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है भाई बाबा का भाखड़ा। बाबा का भाखड़ा सबसे बड़ा है। तो छोटा कौन सा है? तो छोटा होता है उसको कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं भाई? प्यारी कहते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जयसमंद झील है, इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि ढेबर दर्रे के पास में स्थित होने के कारण इसको ढेबर झील। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर जलापूर्ति कौन सी नदी से होती है? तो जलापूर्ति होती है भाई गोमती नदी की। कौन सी नदी के द्वारा? गोमती नदी के पानी के द्वारा इसमें जलापूर्ति होती है। अब देखो इसके अंदर एक होटल बनी हुई है, टापू है, और टापू में क्या बनी है? टापू पर होटल बनी है, और उस होटल का नाम आपसे पूछे तो कहोगे सर आइसलैंड रिसोर्ट। और ये सवाल पूछा गया है कि आइसलैंड रिसोर्ट है होटल, वो किस आइसलैंड रिसोर्ट किस में बनी हुई है या कौन से टापू में बनी हुई? तो इसी टापू में बनी हुई है। आगे बात करूं इसके बारे में, तो यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? एक है श्यामपुरा नहर और एक का नाम है भाट नहर। कौन सी नहर है? एक श्यामपुरा नहर है और एक है भाट नहर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस झील के किनारे एक महल बना हुआ है, रूटी रानी का महल। रूटी रानी का महल है, और यहाँ पर एक चित्रित हवा महल भी है। कैसा महल है भाई? चित्रित हवा महल। कौन सी झील के किनारे है? तो जयसमंद झील के किनारे पर निर्मित है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल है ये वाला जो आपको याद रखना है, सीधा सवाल है। बताओ भाई इसका राइट आंसर। किस वृक्ष को थार का मरुस्थल या सवाल यह है किस वृक्ष को थार का मरुस्थल या थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, ये आपको बताना है। कौन से वृक्ष को थार का क्या कहा जाता है भाई? कल्प वृक्ष कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है थार का कैसा वृक्ष कल्प वृक्ष है वो कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा पेड़ है जिसको हम लोग थार का कल्प वृक्ष कहते हैं भाई? फटाफट आंसर बताओ भाई। रूटी रानी कितनी है? 6 रूटी रानियां हैं, एक नहीं है, अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तो बताना है आपको हमारे राजस्थान में थार का क्या पूछा है आपसे? कल्प वृक्ष पूछा है। तो फटाफट आंसर बताइएगा भाई। राजस्थान में थार का कल्प वृक्ष हम लोग किसे कहते हैं? सोच के जवाब दीजिएगा, गलत बिल्कुल बताना नहीं है। अच्छे से आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल पूछा है बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आप कहते हो सर ऐसा भी सवाल पूछे जाते हैं? अरे भाई बिल्कुल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा रीट में सवाल पूछा था, फिर आपने कहा अरे सर ये तो मेरा सही हो गया। पूछा गया था ऑपरेशन खेजड़ा। क्या राइट आंसर है इसका? आज आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मजा नहीं आ रहा है क्या? खेजड़ी है, सच के जवाब दे रहा है। देखो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वैज्ञानिक नाम के तौर पर इसको क्या कहा जाता है भाई? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस क्या कहा जाता है? सिनेरेरिया कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा खेजड़ी के बारे में कि बताओ भाई ये जो हमारे राजस्थान में खेजड़ी है इस खेजड़ी को कहते हैं थार की शोभा, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसको जांटी भी कहा जाता है, और वेदों में इसको शमी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि देखो भाई सर्वाधिक कौन से भाग में होती है? तो सर्वाधिक खेजड़ी होती है अपने कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई जिला कौन सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी और जिला पूछे तो नागौर। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा किस वंश का आराध्य वृक्ष है? तो ये आराध्य वृक्ष है वो कौन से वंश का है भाई? आराध्य वृक्ष। तो आप कहोगे सर एक वंश है जिसका नाम है तोमर,
या जिसको क्या कहा जाता है, तंवर वंश का आराध्य वृक्ष है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा 5 जून 1988 को खेजड़ी के ऊपर कौन सा टिकट, डाक टिकट जारी हुआ था, और डाक टिकट कितने पैसे का जारी हुआ था, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अपने राजस्थान के अंदर खेजड़ा बचाने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। कौन सा खेजड़ा चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को इसको राजस्थान का किस वृक्ष का दर्जा दिया गया था, तो आप कहोगे सर इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। कौन से वृक्ष का दर्जा दिया गया था, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। बीकानेर के राज चिन्ह, कौन सी रियासत के, बीकानेर के राज चिन्ह के अंदर किसको दर्शाया गया है, तो खेजड़ी को दर्शाया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, माटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, माटो कहा जाता है। आगे बात करते हैं और अगला सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है भी बताओ, ये तो सब बता सकते हैं हम। आ तो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जश्नर नारी गावे, धरती दोहरारी। बताओ भाई, काला बादलिया घिरावे, सुना है, हाँ तो बताओ भाई, धरती दोहरारी। बताओ भाई, इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। इनका संबंध, इनका जन्म हुआ था चूरू के अंदर, याद रखना है इनको। और राजस्थानी साहित्य के और राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े अगर साहित्यकार के तौर पर देखा जाता है, कन्हैयालाल सेठिया का देखा जाता है। फिर देखिएगा अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, देखो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, तासा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। तो बताओ भाई, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो किससे बजाया जाता है भाई, मुंह से बजाया जाता है। वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं ना, तो बताओ किससे बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं, मुंह में डालकर बजाया जाता है, फूंक देकर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, फटाफट आंसर बताओ भाई। हाँ, सवाल एकदम बढ़िया, एकदम सीधा सवाल है। हाँ, वेरी गुड। सरिता चौधरी कह रही है सर ये सही है, अनिल शर्मा ने कहा ये सही है। अरे भाई, तासा, तासा मुगल कालीन वाद्य यंत्र है जो अवनद श्रेणी का है, जो चमड़े से बना होता था, और इसका उपयोग अक्सर आपने देखा होगा कि जब ताजिया निकाले जाते हैं तब तासा बजाया जाता है, मतलब तासा आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है भाई, मारा छेल भवर रो अलगोजा खेता में बाजे रे। अलगोजा एक वाद्य यंत्र होता है जिसकी यूं दो नालियां बनी होती है और दो नलियां बनी होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, ऐसे बजाया जाता है। और ये आपको याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो चरवाहे होते हैं वो इसको ज़्यादा बजाते हैं। ठीक है भाई, तो अलगोजा वाद्य यंत्र होता है, गाना भी आपने सुना होगा, मारा छेल भंवर रो अलगोजो। बाकी नौबत है, इकतारा है, तासा है, ये अलग है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के एक समीप विकसित हुई, बताओ। सरस्वती, चंबल, जवैया, इनमें से कोई नहीं, फटाफट आंसर बताइएगा भाई। तो सवाल ये है, कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, बताइएगा भाई। नाक से भी बजा लेते हैं, नाक से तो ऐसे ही बजा लेते हैं बिना वाद्य यंत्र के भी। रामकिशन, हाँ बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या है इसका, सरस्वती, जिसको क्या कहा जाता है आजकल, गग्गर कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में 3-4 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो ध्यान से सुनिएगा कि कालीबंगा सभ्यता है ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है हनुमानगढ़ जिले से। और फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, कालीबंगा सभ्यता की प्रथम प्रामाणिक जानकारी किसने दी थी, तो कालीबंगा की प्रथम प्रामाणिक जानकारी आपसे पूछा जाएगा कि किसने दी थी, तो आप कहोगे सर ये जानकारी दी थी, तो वो दी थी एल.पी. टेसीटोरी ने। किसने, एल.पी. टेसीटोरी, जो इटली के उदिने शहर के रहने वाले थे,
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के ये दरबारी थे। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की? तो 1953 में इसकी खोज की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा, और उसके बाद इसका उत्खनन होता है 51 में होता है, 1951 में ना। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इस 1953 से है, 1953, हाँ। और उसके बाद इसका उत्खनन होता है वो 1961 में होता है। दो व्यक्तियों के द्वारा होता है, एक थे बीबी लाल ब्रजवासी लाल और एक थे बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा उत्खनन किया गया था। फिर आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है, ये कितने स्तरों में प्राप्त हुई है? तो 5 स्तरों में यह सभ्यता प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको ये याद रखना है कि सर ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह प्राक हड़प्पा से भी प्राचीन है, यानी प्राक हड़प्पा भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा से भी प्राचीन है। इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कोट दीजी के अंदर सभ्यता मिली है, कोट दीजी और कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो भी चीजें मिली है वो एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है। बाकी यहाँ पर अग्निवेदिकाएं मिली है, यहाँ पर मोहरें मिली हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि कुमार देवी की मोहरें मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर क्या होता था, मातृशक्ति या फिर महिलाओं की ज्यादा चलती थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऊंट की हड्डी मिली है, यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, नालियां मिली है और सुनियोजित घर मिले हैं, घरों में बाथरूम मिले हैं। तो मतलब ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। एक गजब का सवाल और सबसे तगड़ा वाला सवाल है, ये पूछा जाएगा कि यह किस युग की है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है, बाकी आप कर लोगे। लेकिन इसका काल पूछा जाएगा किस काल की है, तो आप कहोगे सर यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी बंगा? कालीबंगा। आगे बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे देखो, इसी के समीप एक सवाल बनेगा कालीबंगा के समीप ही कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है 1985-86 में। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना की जाती है भाई कोट दीजी से। किससे की जाती है? कोट दीजी से। यहाँ पर कहते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर भी क्या करती है भाई, काटती है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो ऑक्सफोर्ड पद्धति के अंदर ये बना हुआ है, ऑक्सफोर्ड पद्धति में बना हुआ है, ये याद रखना है कालीबंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कालीबंगा के बारे में ये रखनी है कि सर ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अब दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर यहाँ पर जो ईंटें मिली है वो मिली है कच्ची ईंटें। कैसी ईंटें मिली है भाई? कच्ची ईंटें मिली है जो किसमें पकाई जाती थी? धूप में पकाई जाती थी। और याद रखना यहाँ पर गेहूं और चने की क्या मिलती है भाई? गेहूं, चना और जौ फसलों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो गेहूं और जौ दोनों को एक साथ बोया जाता था, और यहाँ पर चन्ना भी बोया जाता था, और यहाँ पर कपास के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर खेत होते थे और खेतों की क्या होती थी? खेत की जुताई होती थी। ऐसी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि अगर पहली बार अगर विश्व में कहीं पर भूकंप आया था तो वो कालीबंगा में आया था, क्योंकि यहाँ पर भूकंप से संबंधित मकानों में और जमीन में क्या मिली है भाई? दरारें भी मिली हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। तो ये थे अपने अच्छे अच्छे सवाल। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 6375043346। अगर कोई भी प्रश्न को लेकर आपको डाउट हो या किसी भी प्रश्न को लेकर आपको दिक्कत आए, और कोई भी अगर आपको इशू हो कि भाई मुझे ये नहीं आ रहा है या मेरा किस प्रकार से सवाल होगा या कोई जानकारी चाहिए अकॉर्डिंग टू जीके से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट फोन पे मेरी ही बात होगी। और अगर आपको इस क्लास का डेली नोटिफिकेशन चाहिए
तो इस नंबर पे आप सेव कर देना और मेरे को व्हाट्सएप कर देना। डेली आपके पास क्या आता जाएगा, नोटिफिकेशन आता जाएगा। क्लास सिलेक्शन वाली है, सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। प्रत्येक सवाल का पोस्टमार्टम होता है, तो एक एक सवाल को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बाकी आपको पता है कि हमारे यहाँ पर अभी क्या चल रही है भाई, तक्षशिला एकेडमी में होली ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो तो उस कोर्स में आपको 90% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो ऑनलाइन, या फिर आप क्या ले रहे हो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले रहे हो, तो ये भी आपको याद रखना है ये सारी चीजें। बाकी होली के बाद 9 तारीख को ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हंसते हंसते आइए और हंसते हंसते सिलेक्शन लेके जाइए। मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।